अष्टम के विद्यार्थीगण, अब हम आइए आगे बढ़ते हैं। स्वर में परिवर्तन। यह आपने ध्यान दिया है कि कभी कभी आपकी कक्षा के कुछ लड़कों की आवाज़ फटने लगती है। यौवन अवस्था में स्वर यंत्र अथवा लैरिकन्स में वृद्धि का प्रारंभ होती है तो लड़कों का स्वर यंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। लड़कों में बड़ा हुआ स्वर यंत्र गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे हुए भाग के रूप में दिखाई पड़ता है, जिसे हम कंठमणि कहते हैं। लड़कियों में स्वर यंत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है, अतः बाहर से सामान्य दिखाई नहीं देता है। अब आता है स्वेद एवं तैल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि। किशोर अवस्था में स्वेद एवं तैल ग्रंथियों का स्राव बढ़ जाता है। इन ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण कुछ किशोरों के चेहरों पर फुंसियां और मुहासे आदि हो जाते हैं। जनन अंगों का विकास। यह यौवन आरंभ में होने वाला सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है, जिसमें जननांग पूर्णतः विकसित हो जाते हैं तथा लड़कों एवं लड़कियों की जनन क्षमता का विकास हो जाता है। मनुष्य के प्रजनन तंत्र के बारे में आपने कक्षा 7वीं में पढ़ा है। आइए इसे हम विस्तार से जाने, समझे और पढ़े। अब आता है नर जनन अंग। इसमें एक जोनी वृषण होता है, 2 शुक्राणु नलिकाएं होती है, एक शिश्न होता है। जननांगों के परिपक्व होने पर वृषण से अत्यंत सूक्ष्म लाखों शुक्राणुओं या नर जनन युग्मों का उत्पादन प्रारंभ हो जाता है। शुक्राणु एकल कोशिका जैसे होते हैं। प्रत्येक शुक्राणु में एक सिर, एक मध्य भाग तथा एक पूंछ वाला भाग होता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ये शुक्राणु नलिका है, ये वृषण है और ये शिश्न है। ठीक है, ये शिश्न है और ये है शुक्राणु का चित्र। ये सिर है, ये मध्य भाग है और ये पूंछ वाला भाग है। अब आता है मादा जनन अंग। इसमें एक जोड़ी अंडाशय एवं अंडवाहिनी, डिंबवाहिनी एवं गर्भाशय होता है। ठीक है, ये अंडाशय है, ये अंडवाहिनी है, ये गर्भाशय है और ये केंद्रक है। ठीक है, अंडाणु का। और किशोर अवस्था में ये पूर्णतः विकसित हो जाते हैं। अंडाशय मादा जनन युग्म उत्पन्न करते हैं, जिन्हें हम अंडाणु या डिंब कहते हैं। यौवन आरंभ में ही लड़कियों में अंडाशय के आकार में वृद्धि हो जाती है तथा अंड परिपक्व होने लगते हैं। प्रति माह दोनों अंडाशयों में से किसी एक से विकसित अंडाणु या डिंब का निर्मोचन बाहर निकलना अंडवाहिनी में होता है। गर्भाशय वह भाग है जहाँ शिशु का आकार का विकास होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका है। ठीक है, तो ये है पुरुष जनन अंग और ये है महिला जनन अंग, मादा जनन अंग। ये चित्र बनाने आता है परीक्षा में, इसको आप लोग बना के रखेंगे। अब आता है निषेचन। आप जानते हैं कि जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ मिलकर संलित होकर हो जाता है। इस प्रकार शुक्राणु और अंडाणु का संलित होकर एक हो जाना निषेचन कहलाता है। जब शुक्राणु व अंडाणु का संलयन मादा शरीर के अंदर में होता है तब वह आंतरिक निषेचन, जैसे कि मनुष्य, बिल्ली, गाय आदि में होता है, तथा जब संलयन मादा शरीर से बाहर में होता है तब वह बाह्य निषेचन कहलाता है, जैसे कि मेढक, मछली, अधिकांश जलीय जंतुओं में इस प्रकार से होता है। संलयन के परिणाम स्वरूप युग्मजनन बनता है, का निर्माण होता है, जो आगे एक भ्रूण एवं अंत में एक संतति संतान के रूप में बदल जाती है। जैसे कि अंडाणु है, शुक्राणु है, दोनों मिलकर एक भ्रूण बना है और इस प्रकार से ये संलित हो गया है, संलित केंद्रक बन गया है। इस प्रकार से वह भ्रूण बनता है और एक संतान को प्राप्त होता है। मनुष्य एक अन्य स्तनधारियों जैसे कि गाय, बिल्ली आदि में भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है तथा ये पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देते हैं। कुछ जंतु जो अंडे देते हैं बाद में शिशु रूप में विकसित होते हैं। ऐसे जंतुओं को सीधे ही शिशुओं को जन्म देते हैं, उसे हम जरायुज या पिंडज कहते हैं। ऐसे जंतु जो सीधे ही शिशुओं को जन्म देते हैं वे कहलाते हैं जरायुज या पिंडज, और जो जंतु अंडे देते हैं वे कहलाते हैं अंडज जंतु कहलाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से अंडज जंतु हैं। जैसे कि अत्यंत छोटे छोटे जंतुओं में लैंगिक जनन होता है, जैसे कि हाइड्रा में जनन मुकुलन के द्वारा होता है। इसमें छोटा सा उभरा भाग दिखाई देता है, जैसे हम लोग कहते हैं कलिका। मुख्य शरीर से अलग होकर जब एक नए जीव रूप में वृद्धि करता है तब सूक्ष्म जीव अमीबा जैसे कि एक कोशिकीय जीवों में विखंडन होता है। इनमें से कोशिका तथा केंद्रक 2 भागों में उसको बांटा गया है
और प्रत्येक भाग का एक नए जीव के साथ वृद्धि करता है।